हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। काफ़ी दिनों से जो है इसमें जो है आपके कमेंट या रिक्वायरमेंट इसमें आ रही थी कि आप सर एक शिक्षा के अधिकार पे भी एक जो है वीडियो जो है बना दीजिएगा। तो इसके आज जो है इसी पे ही एक वीडियो बनाया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपको दोबारा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। काफ़ी जो है इसमें जो है काफ़ी संकलन इसमें किया गया है मेरे द्वारा। बात करते हैं शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार था इसको ये मुख्य जो अधिकार यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है क्या ये जो है बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने के लिए, यानी कि जो भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन यानी कि जो है भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। यानी कि जो है शिक्षा का अधिकार जो है ये जो है मुख्यतः बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावकों का मूल कर्तव्य है। इससे जो है मूल कर्तव्य बनाने के लिए जो है भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इस संशोधन के तहत ही जो है संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A यानी कि 21A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 में जो है इसमें संशोधन किया गया, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45 उनमें भी इसमें संशोधन किया गया और इसके तहत ही जो है शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 यानी कि 21A में जो है इससे जो है शिक्षा के अधिकार को रखा गया था। जो है बात करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था इसको पारित करने वाला या प्रारंभ करने वाला भारत जो है विश्व का 135वां देश बना। और जबकि जो है इसे प्रारंभ करने वाला, काफी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे प्रारंभ करने वाला पहला जो देश था वो था पर्सा, यानी कि उत्तरी यूरोप का जो देश है, वर्तमान नाम इसका पर्सिया है और इसकी जो राजधानी है यानी कि जो पर्सिया की जो राजधानी है वर्तमान में ये है कोनिग्सबर्ग। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी कोनिग्सबर्ग जो है पर्सिया जो है यानी कि तब जो है तत्कालीन नाम जो था पर्सा, उसका ही जो है पहला जो है जो देश था, यानी कि RTE को अधिनियम को एक्ट को जो है स्टार्ट करने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था? पर्सा था। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 कब किस में इसका जो है इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का A के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है। और बात करते हैं अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 जो था शिक्षा के अधिकार से संबंधित नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शिशु की देखभाल व बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 51A में जो है इसे जो है मौलिक जो कर्तव्य हमारे उसमें इसमें जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जो है माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना जो है। इसका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, जो 6 से जो है 14 वर्ष की जो आयु थी बच्चों को शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा का जो अवसर प्रदान करने का, तो ये मुख्यतः जो होता है ये विकलांगों के लिए जो है यानी कि जो हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए ये आयु होती है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि विकलांग बच्चों की स्थिति में ये जो शिक्षा का अधिकार है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए, ये 6 से 18 वर्ष यहाँ पे होता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद यानी कि जो 21 की बात करी हमने, उसमें जो है इससे अनुच्छेद 21A की बात करी, अनुच्छेद जो है 51A की बात करी, अनुच्छेद 45 की बात करी। अब बात करते हैं भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है कब लागू किया था, यानी कि जो है जो शिक्षा का जो है यानी कि अनिवार्य शिक्षा मुक्त या निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो है एक्ट पारित किया था, ये किया था
4 अगस्त 2009। काफी बार ये डेट पूछी जाती है। ये किया था लागू जो है 4 अगस्त 2009, जबकि जो है पूरे भारत में यानी कि पूरे देश में जो है जो शिक्षा का जो अधिकार था इसे जो है जो लागू किया गया, ये किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो है। एक महत्वपूर्ण नोट है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कैब होता है, यानी कि जो है जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है ये भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको देखता है। कैब का फुल फॉर्म है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो अब बात करते हैं आरटीई की। आरटीई शिक्षा का अधिकार के तहत जो है इसके अंतर्गत जो है कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी सूची, यानी कि कितने चैप्टर इसमें है और कितने सेक्शन इसमें है और कितने शेड्यूल इसमें है, ये काफी बार इसमें पूछा जाता है। इसमें मुख्यतः जो है 7 जो है इसमें अध्याय यानी कि 7 चैप्टर हैं और 38 यानी कि धाराएं हैं, यानी कि सेक्शन इसमें जो है 38 हैं और जो है एक इसमें जो है शेड्यूल है यानी कि सूची को रखा गया है। इसमें जो है पहला जो अध्याय यानी कि अध्याय 1 और 2 के अंतर्गत जो है आरटीई के बारे में जानकारी तथा उसके कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत यानी कि जो अध्याय है इसी के अंतर्गत ही जो है अध्याय के अंतर्गत इनको धाराओं को रखा गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण धाराएं कुछ है आपकी, जैसे पहली धारा है इसमें कहा गया है कि 6 से यानी कि जो पहली धारा है इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा या कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की बात इसमें कही गई है धारा 1 में। वहीं बात करें धारा 3 की तो प्राथमिक शिक्षा तथा विकलांग व विशिष्ट बालकों के लिए भी समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की बात इसमें कही गई है, अर्थात सभी को जो है एक साथ समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना जो है, ठीक है, चाहे वो आपका जो है एक जो है स्वस्थ बच्चा हो या आपको वो है जो है एक विकलांग बच्चा है, दोनों को ही जो है एक समावेशी शिक्षा देने का अधिकार इसमें बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 में कहा गया कि कक्षा 1 से 8वीं तक उसकी आयु के अनुसार दाखिला यानी कि एडमिशन दिया जाएगा, ना कि उसकी मानसिकता के अनुसार। इसमें कहा गया है कि अगर आप जो है कक्षा 1 से 8वीं तक जो है किसी भी बच्चे को जो है अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं तो उसकी जो है वहाँ पे जो है उसकी मानसिकता को ना देख के उसकी आयु को देख कर ही उसका जो है यानी कि दाखिला किया जाए उस स्कूल में। इसके बाद बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 में कहा गया है कि बच्चों का जो स्थानांतरण होगा किसी भी स्कूल में उसके अधिकार के अंतर्गत किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा जो है स्थानांतरण पत्र दिया जाएगा तथा इसी स्थिति में 25% सीट आरक्षित भी होती है। यानी कि जो है अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पे आपको जो है प्रधानाचार्य द्वारा, जहां से आप पिछले स्कूल में थे वहां से प्रधानाचार्य द्वारा आपको एक जो है एक स्थानांतरण पत्र दिया जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहां पे स्कूलों में ये व्यवस्था भी होती है कि आपको जो है इस आधार पे जो है 25% जो सीट रहती है वो जो है पहले से ही स्कूल द्वारा आरक्षित रखी जाती हैं। काफी बार ये पूछा जाता है कि कितनी % जो सीट होती है आरक्षित रखी जाती है स्थानांतरण के लिए जो है। इसके बाद बात करते हैं विशेष राज्यों की। विशेष राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में जो है 70% यानी कि 17% जो है केंद्र सरकार, जबकि 30% जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो भी धन वहां पे व्यय होगा तो उसको जो है कौन वहन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। यानी कि जो है 70% केंद्र सरकार और जो है 30% आपकी राज्य सरकार इसको वहन करेगी। वहीं बात करें पूर्वी राज्यों में की बात करें तो 90% केंद्र सरकार तथा 10% जो है कौन, राज्य सरकार वहन करेगी। यहाँ पे जो है केंद्र सरकार द्वारा काफी अपना जो है यहाँ पे जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना धन जो है व्यय किया जाता है, यानी कि धन वहाँ पे खर्च किया जाता है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट अध्याय 3। अध्याय 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय के लिए जो है इसमें जो है निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश है जानते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। यानी कि जो है कहा गया है कि कक्षा 1 से
यानी कि 5वीं तक के बच्चों के लिए जो है जो स्कूल होना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो है। काफ़ी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसी प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको पुटअप सीटेट में या अन्य जो भी अध्यापक परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है। और अगर वहाँ पे स्कूल नहीं है वर्तमान समय में 1 किलोमीटर के अंदर, तो ये जो है आपको कितने 3 साल के भीतर बनाना वहाँ पे आवश्यक होगा। और वहीं बात करें कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए जो है 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, जबकि 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर के अंदर, और जो है कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए आपको 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना अनिवार्य है। और जो अध्याय 3 है उसी के अंतर्गत बात करें धारा 10 की, तो इसमें कहा गया है कि अभिभावक की कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के लिए क्या स्कूल भेजें। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो है किस धारा में कहा गया है कि अभिभावक किस धारा में के अंतर्गत जो है अभिभावक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए क्या करे, स्कूल भेजे। तो ये था धारा 10 में जो है। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 में कहा गया है कि विद्यालयों व शिक्षकों के उत्तरदायित्व, यानी कि जो है विद्यालय तथा स्कूल जो शिक्षक है वहां पे, तो उनका क्या उत्तरदायित्व है। इसके अंतर्गत धारा 12 में कहा गया है कि 25% सीट जो आरटी के अंतर्गत आरक्षित करने का निर्देश, यानी कि जो है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो है 25% जो सीटें होंगी वो आरक्षित रहेंगी। और ये जो आरक्षित सीटें रहेंगी ये किसके लिए रहेंगी, ये रहेंगी बीपीएल कार्ड धारक बच्चों के लिए और वंचित बच्चों के लिए और विशिष्ट बच्चों के लिए, जो है डिसेबिलिटीज बच्चों के लिए और डिप्रेस्ड बच्चों के लिए जो है ये जो सीटें क्या रहेंगी आपकी, और बीपीएल कार्ड धारक बच्चों के लिए भी ये सीटें आपकी आरक्षित रहेंगी। इसके बाद इसी में बात करें धारा 13 की, तो धारा 13 में कहा गया कि एडमिशन के समय कोई भी शुल्क जो है स्कूल द्वारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी स्कूल में जो है एडमिशन लेते हैं, यानी कि बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो वहां पे जो है कोई भी शुल्क आपको स्कूल द्वारा नहीं लिया जाएगा, तथा साथ ही अभिभावकों का कोई भी इंटरव्यू या उसका कोई भी उनके ज्ञान का जो है जांचा नहीं जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है किसके, यानी कि धारा 13 के अंतर्गत जो है। इसके बाद आते हैं धारा 14। धारा 14 में कहा गया है कि प्रवेश के समय यानी कि एडमिशन के समय जो है जन्म प्रमाण पत्र आप बच्चे से ले सकते हैं, बच्चे का ले सकते हैं। अगर आयु प्रमाण पत्र का सबूत नहीं है बच्चे के पास, तो इसमें जो है विद्यालय यानी कि किसी भी उसको जो है प्रवेश करने में इनकार नहीं कर सकता, उसे प्रवेश देना ही होगा। अगर है जन्म प्रमाण पत्र उसका तो सही है, अगर नहीं भी है तो उसको विद्यालय को उसे प्रवेश देना ही होगा, इनकार वह नहीं कर सकता इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं धारा 16 की, तो धारा 16 में कहा गया है कि किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में न रोका जाए। प्राथमिक शिक्षा में जो है किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को जो है किसी भी कक्षा में न रोका जाए और ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक उसे जो है स्कूल से निष्कासित किया जाए। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है धारा 16 में जो है कि जो है किसी भी बालक को उसकी कक्षा में ना रोका जाए, उसको जो है यानी कि उसका जो है अगली कक्षा में उसको जो है भेजते रहें, और उसी के साथ ही ना ही उसको जो है यानी कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक उसको स्कूल से नहीं निकाल सकता। और इसके बाद बात करते हैं धारा 17 की, तो धारा 17 में कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड का प्रतिषेध, यानी कि जो है आप बच्चों को जो है किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड यानी कि नहीं दे सकते हैं धारा 17 में जो है। इसके बाद बात करते हैं धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत आता है, काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है जो आता है आपका SMC यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति जो होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसकी जो स्थापना का वर्णन किया गया वो किस में किया गया, धारा 21 में ये कहा गया है। इस समिति में 25% जो सदस्य होंगे अभिभावक होंगे, जबकि इनमें से जो है यानी कि जो 25% अभिभावक सदस्य होंगे इनमें से जो है 50% जो है क्या होंगी, आपकी महिलाएं होंगी। और इस समिति का मुख्य कार्य यह है कि स्कूल के विकास के लिए रणनीति बनाना, और उसी के साथ ही जो है रणनीति बनाने के साथ साथ जो है यानी कि सरकार द्वारा जो भी स्कूल के लिए जो है स्कूल के सुधार कार्यों के लिए उसके बेहतर यानी कि सुविधाओं के लिए जो भी सरकार के द्वारा अनुदान आ रहा है तो उसका सही तरीके से प्रयोग करना, ये मुख्य कार्य रहेगा किसका, विद्यालय प्रबंध समिति का जो है। ये जो है मुख्यतः किससे होता है, 75% इसमें अभिभावक रहेंगे और उसमें से भी 50% आपकी महिला इसमें सदस्य रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं धारा 23 की। धारा 23 में कहा गया है कि शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता तथा नियुक्ति
का विवरण, यानी कि ये इसमें बात की गई है कि शिक्षकों की जो अगर वहाँ पे नियुक्ति होती है तो उसके लिए क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए और किस प्रकार से उसका जो है वहाँ पे जो है नियुक्ति उसे दी जाएगी, वो जो है इसमें धारा 23 में इसकी बात कही गई है। अब बात करें धारा 27 की, तो धारा 27 में कहा गया कि शिक्षकों को सिर्फ 3 कार्यों में ही जो है उन्हें जो है भाग लेने के लिए जो है उन्हें जो है कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त तो वो किसी भी अन्य जो है जो नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। वो मुख्य 3 हैं, एक है आपकी चुनाव ड्यूटी में, दूसरा है जनगणना और तीसरी आपदा। यानी कि जो है जो शिक्षक रहेंगे ये सिर्फ 3 कार्य में ही जो है अपना सहयोग यानी कि भाग लेंगे, अन्यथा जो है अतिरिक्त कोई भी जो है जो नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी होगी उनमें जो है शिक्षक जो है भाग नहीं लेंगे। इसके बाद बात करते हैं धारा 28 की। तो धारा 28 में कहा गया है कि शिक्षक को यानी कि स्कूल शिक्षण के अतिरिक्त जो है कोई भी होम ट्यूशन यानी कि जो है नहीं लेने हैं, यानी कि कोई भी घर में जो है कोई भी ट्यूशन इस प्रकार के शिक्षक द्वारा नहीं लेने हैं, सिर्फ स्कूल शिक्षण में ही वो अपना जो है सहयोग करेगा। ठीक है। और इसके बाद जो 5वां अध्याय 5 आता है, इसमें कहा गया है, इसमें बात कही गई है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा। यानी कि जो है जो अध्याय 5 में बात कही गई कि जो RTA 2009 के अंतर्गत जो बात की गई है तो उसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा अध्याय 5 के अंतर्गत। इसमें जो है पहला आता है धारा 29। धारा 29 जो है जो NCF 2005 के तहत जो है पाठ्यक्रम होगा। यानी कि इससे पहले जो है मेरे द्वारा एक जो है नेशनल जो करिकुलम फ्रेम है उसमें जो है 2005 में जो है एक वीडियो जो है आपको इससे पहले दी गई है, तो आप उसको अगर नहीं देखी आपने तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम का स्वरूप होगा वो किसके अंतर्गत होगा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है इसके तहत पाठ्यक्रम होगा। और धारा 30 अगला है। धारा 30 की बात करें तो धारा 30 में कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है हमारी कक्षा 1 से 8 तक, यानी कि इसमें जो है किसी भी बच्चे को उसी कक्षा में आप उसे रोक नहीं सकते तथा कक्षा 1 से 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगी। यानी कि जो है उसको जो है प्रमोट करते रहना पड़ेगा आपको कक्षा 1 से 8 तक, और इसके अतिरिक्त जो है उसमें कोई भी आपकी बोर्ड परीक्षा कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक नहीं होंगी। ठीक है। बात करें अध्याय 6 की, तो अध्याय 6 में कहा गया है कि बच्चों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो इसमें जो है वर्णन किया गया है कि बच्चों को जो है किस प्रकार से उनके जो अधिकार दिए गए हैं उनको जो है सुरक्षित रखा जाए। और अध्याय 7 की बात करें अंतिम अध्याय की, तो इसमें कहा गया कि कानून को तोड़ने वालों के लिए निर्देश इसमें जो है बनाए गए हैं अध्याय 7 में जो है। और अध्याय 7 के अंतर्गत जो है एक धारा आती है धारा 38। धारा 38 में कहा गया है किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई राज्य सरकार कुछ और जोड़ना चाहता है, यानी कि जो है जो RTE 2009 के अंतर्गत जो है अगर ये कहा गया है कि धारा 38 में कि उसमें अगर राज्य सरकार जो है कुछ उसमें और जोड़ना चाहती है अपनी तरफ से तो वो जोड़ सकती है और इस धारा के अंतर्गत संशोधन करने का सुझाव भी दे सकती है, कर भी सकती है जो है। ठीक है। तो वो अपना सुझाव भी उसमें दे सकती है, अन्यथा उसमें आपको जो है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके NCERT की जो बुक होती है उसमें जो है कुछ सिलेबस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टेट के भी ऐड हुए रहते हैं, तो वो यही अधिकार है इसमें जो है जो धारा 38 है वो अधिकार यही है कि जैसे जो है कुछ आपकी जो है स्टेट जो है अपनी तरफ से भी उसमें जो है बुक्स में या अपने जो है उनके करिकुलम्स में जो है उसमें पाठ्यक्रम में जो है उसमें जोड़ सकती है उनके। अब बात करते हैं सूचियों की, यानी कि जो प्रमुख सूचियां हैं जो शेड्यूल से हैं कितनी है। एक शेड्यूल था यानी कि एक सूची थी, उसी के अंतर्गत ही इसे 4 पार्टों में बांटा गया है। इसका पहला पार्ट है यानी कि सूची जो है 1। ठीक है। सूची 1 में कहा गया है इसमें बात करी गई है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक की बात इसमें करते हैं। तो जो कक्षा में जो है छात्रों व शिक्षकों का जो अनुपात होगा यानी कि पहला 30 अगर स्कूल में जो है 30 छात्र हैं तो वहाँ पे एक अध्यापक होना जरूरी है। और अगर 30 से 60 के बीच है तो इसमें जो है 2 अध्यापक होंगे। अगर 60 से 90 के बीच है तो इसमें 3 अध्यापक होंगे आपके। अगर 90 से 120 के अंतर्गत होंगे तो ये जो है रहेंगे इसमें 4 अध्यापक आपके वहाँ पे होंगे। कक्षा 1 से 5वीं कक्षा की बात करी जा रही है। अगर वहाँ पे जो है 150 से ज़्यादा अगर बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है 5
से अधिक अध्यापक आपको मिलेंगे और साथ ही वहाँ पे एक हेड मास्टर भी आपके रहेंगे, यानी कि प्रधानाध्यापक भी वहाँ पे होंगे आपके जो है। ये था जो है कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए जो शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है। इसके बाद बात करते हैं कक्षा 6 से 8वीं तक की। कक्षा 6 से 8वीं तक की जो रहेंगी, इसमें ये सूची जो एक सूची सेकंड इसका पार्ट दिया गया है, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि 35 अगर छात्र आपके होते हैं कक्षा 1 से 8वीं तक की जो स्कूल से होते हैं, उनमें अगर जो है 35 छात्र आपके होते हैं वहाँ पे, तो उसमें जो है एक अध्यापक होंगे। और अगर वहाँ पे जो है 17 आपके जो है छात्र होते हैं तो 2 अध्यापक होंगे। और साथ ही अगर आपके 200 से यानी कि 200 या 200 से प्लस आपके छात्र होते हैं तो वहाँ पे 6 प्लस यानी कि 6 से अधिक अध्यापक, एक प्रधानाचार्य और जो संविदा अध्यापक है वो होंगे। और साथ ही आपके होंगे शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा जो अध्यापक होते हैं उसके भी वहाँ पे अध्यापक उस कंडीशन में आपके होंगे 200 प्लस छात्र होने पे जो है। तो ये था 6 से 8 तक के जो है जो आपको जो है यहाँ पे अध्यापक और छात्रों का जो है यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है रेशियोस में। इसके बाद बात करते हैं सूची थर्ड। सूची थर्ड में क्या कहा गया है, इसमें बात करी गई है कि स्कूल का जो ढांचा होगा और वहाँ की सुविधा होंगी उसकी बात करी गई है। स्कूल का जो ढांचा होना चाहिए, यानी कि जो वहाँ पे जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि वो सभी मौसम के लिए सुरक्षित व अनुकूल हो। यानी कि जो स्कूल भवन है वहाँ पे तो वो कैसा होना चाहिए, सभी मौसम में आपको जो है सुरक्षित, टिकाऊ व उसके जो है अनुकूल हो, जैसे आपकी कक्षाएं चलती हो इसके अंदर। दूसरा आपका जो है स्टाफ कक्ष, यानी कि जो है स्टाफ रूम की भी व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए। तीसरा है शुद्ध पेयजल व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। चौथा है लड़के तथा लड़कियों के लिए जो है अलग अलग शौचालय व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। और साथ ही जो है जो मिड डे मील जो भोजन बनता है, यानी कि जब मध्यमान जो भोजन बनता है, इसके लिए वहाँ पे जो है किचन यानी कि रसोई घर की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही छात्रों के लिए खेल मैदान भी वहाँ पे होना आवश्यक है। और इसका अगला पॉइंट है कि स्कूल की जो है 4 दीवारी भी उसमें होनी चाहिए। जो स्कूल है आपका उसके चारों तरफ जो है 4 दीवारी भी होनी चाहिए बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जो है। और अंतिम पॉइंट है इसका कि कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए उचित व अनुकूल व्यवस्था उसके यानी कि उनकी शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सूची थर्ड जो थी, यानी कि सूची एक ही सूची है, उसका जो है थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट इसका आता है कि प्राइमरी शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं को, यानी कि जो है प्राइमरी शिक्षक को जो है 1 साल में कम से कम कितने दिन स्कूल आना अनिवार्य है। काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इनके जो है कितने आवर्स से इनको पढ़ाना है और कितने दिन स्कूल आना है। ये क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल शिक्षक जो है कक्षा 1 से 5वीं तक के जो शिक्षक होते हैं उनको जो है 1 साल में कम से कम जो है 200 दिन स्कूल आना अनिवार्य है। और साथ ही जो है 800 घंटे तक जो है यानी कि पढ़ाना 1 साल में उनको अनिवार्य होता है। ठीक है, यह था प्राइमरी शिक्षक का। और बात करते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का, यानी कि जो 6 से 8वीं तक जो कक्षा है उसमें शिक्षक को 1 साल में लगभग 200 दिन स्कूल आना अनिवार्य है। और साथ ही जो है 1000 घंटे, यानी कि जो है साल में जो है 1 साल में 1000 घंटे पढ़ाना भी अनिवार्य है उनका। जबकि जो है इससे पहले प्राइमरी शिक्षक को था 800 घंटे पढ़ाना, और जबकि उसमें जो है 6 से 8वीं कक्षा तक में जो है 1000 घंटे पढ़ाना 1 साल में आपको जरूरी है उसमें। इसके बाद बात करते हैं अंत में कि एक शिक्षक को 1 सप्ताह में कितने घंटे यानी कि जो है पढ़ाना अनिवार्य है। यानी कि जो है एक शिक्षक को जो है 1 सप्ताह में जो है लगभग 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। इसमें जो आपका जो है जो बच्चों को अगर आप किसी एग्जाम्स की या अदर तैयारी कराते हैं तो उसे भी इसमें जोड़ा जाएगा। और टोटल इसका जो रहेगा 45 घंटे आपको जो है 1 सप्ताह में पढ़ाना होगा। ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक था आरटी, यानी कि जो है आपका जो है जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है, ये आरटीए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, इसकी जो बात करेगी तो इससे जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो को जो है अंत तक देखिए आपने, तो निश्चित ही आपको जो है इसमें से कोई भी डाउट आपको नहीं होगा और निश्चित ही जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप तुरंत ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। अपना सहयोग जो है इसी प्रकार जो है बनाए रखें, ताकि आपके सहयोग से ही मेरा जो है उत्साहवर्धन होता है। और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। धन्यवाद।